नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। महाकुंभ 2025 की तैयारी की समीक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने संगम घाट पर भूमि पूजन किया, साथ ही फूल और दूध भी चढ़ाया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए हैं, पूजा भी की। साथ ही सीएम योगी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर 34 संत और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये कई कार्यक्रम हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन उन्होंने किए हैं, पूजा अर्चना की है और संतों के साथ समय भी बिताया और ये मुलाकात भी हुई है संगम घाट पर। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। भूमि पूजन यहां पर किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और आरती करते हुए भी नजर आए हैं। फल और दूध फूल उन्होंने यहां पर चढ़ाए और तमाम जो संत थे उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह की है। तो प्रयागराज के दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगम घाट की तस्वीर आप देख सकते हैं। भूमि पूजन यहां पर किया गया और संतों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। आज यहाँ पर हमें दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इवेंट प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आयोजित इन बैठकों के क्रम में मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने, संगम तट पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां आज उनका 6 घंटे का ये कार्यक्रम था। जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम नोज पर पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे अक्षयवट गए और पतालपुरी में भी पूजा अर्चना की, जिसके बाद लेटे हनुमान जी के मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। वहां से वे सीधा अखाड़ा परिषद के टेंट में गए, परेड स्थित। वहां पर साधु संतों के साथ बैठक की और साथ ही उनकी समस्याएं और उनकी मांगों को जाना है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ बैठक करने के बाद आज प्रयागराज के ICCC सभागार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कुंभ की तैयारी का जायजा लिया है और किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है और आगे के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक कुंभ को लेकर की है। तो साथ ही उन्होंने अब 15 दिसंबर की कुंभ की डेडलाइन करी, क्योंकि पानी अभी भी बहुत ज्यादा है और 10 से 12 दिन इसको हटने में लगेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सीवर लाइंस है वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उनको टैप किया जाएगा और STP के द्वारा उनकी क्लीनिंग मशीनरी के द्वारा होगी और कोई भी डायरेक्ट लिक्विड नहीं होगा। और विशेष स्नान पर्व के अलावा कोई भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े, इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही लोगों से उन्होंने अपील भी कही है कि 2019 के तर्ज पर इस
25 के कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में सभी लोग सहयोग करें। ऐसे में मुख्यमंत्री और भी यहाँ पर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया है और जिसके बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और उससे पहले रवाना होने से पहले उन्होंने कुंभ का लोगो और यहाँ पर वेबसाइट भी लॉन्च की है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सदस्यता अभियान को लेकर ये बड़ी खबर है। सदस्यता अभियान सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इस कार्यक्रम में उन्होंने भी शिरकत की है। राहुल गांधी अखिलेश यादव पर उन्होंने बयान दिया। अखिलेश को समाजवादी टीपू हैं ये तक उन्होंने कहा है। राहुल गांधी सामवंती सुल्तान हैं ये बयान भी उन्होंने दिया है। तो कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया था जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर उन्होंने ये बयान दिया है। ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं किसी विशेष एजेंडे के तहत। देखिए, ये जो गुमराही गिरोह है वो खुद अपना उनका बंटाधार होगा और इस तरह के गुमराही गिरोहों के अलग अलग सरगना बीच बीच में आते रहे हैं और जाते रहे हैं, छू मंतर होते रहे हैं। तो ऐसे सरगनाओं का जो छल है वो जनता उसको छू मंतर कर जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार बिहार, बंगाल लगातार चुनाव की लंबी श्रृंखला है। क्या लगता है आपको इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस तरीके से आएगा और क्यों आएगा? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, हमारा देश तो चुनाव का देश है। हर 2 महीने में देश के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, एक देश एक चुनाव, और एक देश एक चुनाव जो है वो जनतंत्र के हित में भी है, लोकतंत्र के हित में भी है, और जो लोकतंत्र और जनतंत्र है उसके प्रति जो जनता का विश्वास है उसको और पुख्ता और मजबूत करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और कौशाम्बी से यह बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे हैं। पिता की पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित भी की है। डिप्टी सीएम ने मां से मिलकर हालचाल भी जाना है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे हैं, परिवार से मिले हैं। पिता की पुण्यतिथि का यह कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की है और परिवार वालों से मिले हैं। पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है, साथ ही अपनी मां से भी मिले हैं। मां का हालचाल भी उन्होंने पूछा है। यह कार्यक्रम रखा गया था, पुष्पांजलि अर्पित की है डिप्टी सीएम ने। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके घर की यह तस्वीर है जहां पर उनकी मां भी उनके साथ नजर आ रही है। उनका पूरा परिवार उनके साथ है और डिप्टी सीएम के पिता की ये पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की है अपने पिता को और मां से मिलकर हालचाल उन्होंने पूछा है। कौशाम्बी अपने पैतृक गांव वो पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं और पिता की पुण्यतिथि में यह कार्यक्रम रखा गया था जहां पर उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं, अपने पिता को याद किया। परिवार के सारे लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं और अपनी मां से भी उन्होंने हालचाल पूछा है, मां का आशीर्वाद भी लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से यह बड़ी खबर है। असम के राज्यपाल पहुंचे हैं अयोध्या। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और राज्यपाल अपने परिवार के साथ मौजूद हैं और सर्किट हाउस में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। तो रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी उन्होंने किए हैं और यह तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। राज्यपाल ने अपने सर्किट हाउस में उनको यह सम्मान दिया गया, तस्वीर आप देख सकते हैं। और साथ ही रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हुए भी वो नजर आए हैं। तो यह कार्यक्रम रखा गया था। असम के राज्यपाल अयोध्या जब पहुंचे उनके सम्मान में, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं राज्यपाल और राज्यपाल अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे थे। रामलला और हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। सर्किट हाउस में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। तो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे असम के राज्यपाल और यहां पहुंचकर उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए हैं और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया है और अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे थे। उनका सम्मान उनको दिया गया। सर्किट हाउस में ये गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया है। उसके बाद उन्होंने मंदिरों में जाकर दर्शन भी किए हैं। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किए हैं। अपने परिवार के साथ वो अयोध्या पहुंचे थे।
तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के दौरे पर हैं असम के राज्यपाल, अयोध्या पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ और यहां पर पहुंचकर उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, सर्किट हाउस में सम्मान उनको दिया गया है, सम्मानित उनको किया गया गार्ड ऑफ ऑनर देकर, और परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। रामलला और हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन भी किए हैं, पूजा भी की है। परिवार के साथ वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। प्रभु श्री राम के दर्शन किया, श्री हनुमान जी के दर्शन किया और मैंने उनसे प्रार्थना करी देशवासियों को, हमारे असम राज्य को, मणिपुर को, सभी के राज्य, हमारे वहाँ के जनता को सुख शांति और समृद्धि दे और सबको यश दे, सबको प्रकार का सुखद मिले, ऐसी प्रार्थना किया। आज मैं उसी कार्यक्रम में आया हूँ। हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य है, हमारे असम का जो अभी जवाहरलाल नृत्य एकेडमी है, आज उसी के इस रास के कार्यक्रम में आया ही था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से पूरे राज्य के पूरे संस्कृति का एक संगम हो रहा है, उसमें असम और पूर्वोत्तर राज्य भी हमारे शेष हमारे उत्तर के राज्यों से जुट रहे हैं अपने कला संस्कृति के माध्यम से। एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मथुरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में आयोजित निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने नेत्र ऑपरेशन कराने आए मरीजों को दवा और कंबल भी वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि यहां आज इस ऑपरेशन शिविर को 25 साल हो गए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मथुरा पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर यहां पर यह लगाया गया था, जिसमें उन्होंने शिरकत की है और मरीजों को दवा और कंबल भी वितरित किए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 25 साल से यह शिविर यहां पर लग रहा है, जिसमें निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन होता है और मरीजों को दवाइयां मिलती हैं। हालचाल भी उन्होंने पूछा है लोगों का, जिनका उपचार यहाँ शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। कंबल भी उन्होंने वितरित किए हैं, निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की हैं और मरीजों से भी उन्होंने हालचाल पूछा है। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर ये मथुरा में 25 साल से लगता है। वृंदावन, गोवर्धन, बांके बिहारी की यह धरती आध्यात्मिक धर्म की धरती है और वात्सल्य धाम जो माँ के वात्सल्य के रूप में माँ साध्वी ऋतम्बर जी ने उन सब परिवारों को जिनका कोई नहीं उनकी माँ है, और ऐसे कई सारे सामाजिक सेवा मानव कल्याण के काम साध्वी ऋतम्बर जी के माँ के नेतृत्व में हो रहे हैं। नर सेवा, नारायण सेवा और अपने आध्यात्मिक धर्म, ज्ञान और संस्कृति से वो भारत ने दुनिया में भारतीय संस्कृति को पहुंचा रही है। मैं उनके इस कार्य से समाज में नई प्रेरणा मिलती है, नई दिशा मिलती है और एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जहाँ सत्य होता है, नैतिकता होती है और चुनौतियों से लड़ने की साहस और ऊर्जा होती है। ये नववाता का पर्व है, ये शक्ति अर्जित करने का पर्व है और माँ के यहाँ पर सभी लोगों को इसी तरीके से सेवा, समर्पण, त्याग, नैतिकता की शक्ति मिले। यही हम आज नवरात्रा पर माँ के दरबार में अलग अलग माँ के स्वरूपों में जो पूजा होती है उस पर सारा समाज प्रेरणा ले। निश्चित रूप से डॉक्टर अग्रवाल साहब जो मुंबई से आकर 25 साल से 22,000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर ऑपरेशन किए हैं। शायद कई लोगों के ऑपरेशन में होती तो आँख की रोशनी चल जाती। उन्होंने जो पुनीत कार्य किया है उनके लिए भी उनको धन्यवाद दें। और नोएडा के सेक्टर 29 स्थित विश्व भारती पब्लिक स्कूल की स्कूल बस में अचानक से आग लग गई थी। और आपको बता दें कि स्कूल से निकलते समय बस में सीएनजी लीक हुई, लेकिन स्कूल प्रशासन और बस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। लापरवाही ये है कि ध्यान नहीं दिया गया और इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की है। ग्राउंड रिपोर्ट ये एक बार देख लेते हैं।
से आए दिन दुर्घटनाएं सड़कों पर होती हैं, ऐसे में स्कूल की जो बसें हैं वो भी आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रही हैं। आए दिन सुनाई देता है कि कभी स्कूल की बस पलट गई, कभी स्कूल की बस को किसी से टक्कर लग गई, कभी स्कूल की बस में आग लग गई। इस तरह से जिस तरह से स्कूल की बसों में आए दिन दुर्घटनाएं सुनाई देने लगी हैं, इससे अभिभावकों के मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई है। उनके मन में ये सवाल पैदा हो गया है कि उनका बच्चा बस में सफर करने के दौरान सुरक्षित है या नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है और आखिर स्कूल प्रशासन जो है इतनी बड़ी लापरवाही पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, इन सारी चीजों के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अरुणाचलम जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर स्कूल प्रशासन की द्वारा की गई ये लापरवाहियां क्यों हो रही हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं। तो सर, जिस तरह से स्कूल की घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन स्कूल की बसें पलट जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं के अरुणाचलम, महासचिव ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन। देखिए, ये स्कूल की लापरवाही की वजह से हो रहा है। अगर आप एक तरफ देखोगे, स्कूल फीस पे तो कोई लिहाज देता नहीं है, हर साल 10% बढ़ा देता है जो सरकार ने बोला, लेकिन अपने एट द सेम टाइम जो बसेस का है, बसेस को या अपने जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक नहीं करता। अब ये बस जो अभी विश्व भारती की बस जो पलटी है, विश्व भारती की जो बस पलटी है, अब इसमें देखिए भगवान की दया से बच्चे नहीं थे, जबकि उनको लापरवाही है। जब उनको पता है सीएनजी लीक कर रही है, तो उस बस को उन्होंने साइड में करके दूसरे बस से उन बच्चों को ड्रॉप करवाना था। वो तो अच्छा हुआ, बच्चों को ड्रॉप करके लास्ट बच्चे को जब छोड़ा तब जाके बस में आग लगी। अगर खुदा ना खास्ता बस के अंदर बच्चे होते तो क्या होता? तो सरासर स्कूल की भी लापरवाही है। और मैं तो कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है। उन्होंने फिटनेस कैसे दे दिया? अगर ये फिटनेस पीरियडिकली फिटनेस होनी चाहिए, क्वार्टरली फिटनेस, क्या उनको ये तहकीकात करनी चाहिए कि लास्ट क्वार्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट है इनके पास या नहीं है? और स्कूल वालों के ऊपर तो मैं तो कहूंगा कि स्कूल वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बस जब उनको देखो ना अनजाने में हुआ तो अलग बात है, रास्ते में चलते हुए तो हुआ, तो जब उनको पता था, सुबह पता था बच्चे स्कूल बस से सीएनजी लीक कर रही है, उसके बावजूद भी शाम को छोड़ने का क्या मतलब है? ये तो फिर इग्नोरेंस वाली बात हो जाती है ना। तो बच्चों के साथ, इतने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ वाली बात हो जाती है। मैं तो इसीलिए मैं डीएम से हम लोग हमारे एसोसिएशन जो है, आपके चैनल के माध्यम से हमारे एसोसिएशन हम पेरेंट्स के साथ हैं और इस मुद्दे को हम जो है स्ट्रांगली उठाएंगे डीएम और डीएफआरसी की मीटिंग में, डीएस को, कि स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप भी एक पेरेंट्स है, जिस तरह से आपने पेरेंट्स के दर्द को समझा और उनके साथ खड़े हुए स्कूल प्रशासन की लापरवाही को चलते आपने आवाज उठाई है, आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार मैं पहली बात जो बता रहा हूँ, हमारे एसोसिएशन तो जो है पिछले 7 साल से पेरेंट्स के लिए काम कर रही है। फीस वृद्धि के मुद्दे हो, कई मुद्दे हो, जिसमें हम सब लोग सभी चीजों में काम कर रही है। और रही बात सरकार को, देखो आप कोई भी विषय हो, चाहे वो पुराना वाक्य देखो, स्टेप बाय स्टेप में जो फूड पॉइजनिंग हुई या कुछ और हादसा हुआ, ठीक है, जो 16 में बस की दुर्घटना हुई, एपीजे स्कूल की बस, मतलब बस हादसा होने के बाद सरकार जागती है, हमेशा कमेटी गठन करती है, वो चीजें करती है। वो चीज से पहले ही इसको सुरक्षित उसमें पहले प्रिकॉशन ले लेना, सरकार जो है पहले प्रिकॉशन ले ले। अब जैसे इस मुद्दे में मैं बता रहा हूँ, देखिए ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ, अनजाने होता है कोई बात, जब पता होने के बावजूद भी उसी बस पे लापरवाही स्कूल ने की है। ये तो सरासर मैं सरकार से ज्यादा स्कूल को दोषी मानूंगा, क्योंकि स्कूल को पता है, स्कूल प्रशासन को पता है कि बस में सीएनजी लीक हुई है, उसके बावजूद भी ये हुआ है। ऐसे ही आप देखिए, स्कूल एक कहते हैं ना, एक और जो स्कूल है विद्या मंदिर है, ठीक है, और टीचर्स जो है, हम गुरु को माँ बाप से भी, भगवान से भी ज्यादा जाते हैं। वही माँ बाप आप पीछे देखिए, एक स्कूल में बच्चे को उन्होंने बैड टच और गुड टच के इसमें उन्होंने शिक्षा देने के लिए ले गए और रेप करके उनको कर दिया। तो ये चीजें गलत हो रही है, चीजें, इसके खिलाफ सरकार को कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से अनुरोध करूंगा और विनती करूंगा कि ऐसे मुद्दे पे जो है थोड़ा सा सख्ती बरताए। वैसे उनकी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है सारे मुद्दों पे, तो इस मुद्दे को क्यों? तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।